हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हम जो है यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये जाना था एनोड और कैथोड आपके सेल के पार्ट होते हैं, और एनोड वो भाग है जहां से करंट फ्लो करना शुरू करता है, और जहां से करंट बाहर आता है वो आपका, या सर्किट से बाहर आता है वो आपका क्या है, कैथोड। इसके बाद हम ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हमने क्या बात करी थी कि ये वो फोर्स है जो केमिकल या जो आपकी एनर्जी का फॉर्म है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है। और इसका फॉर्मूला हमने देखा था, ईएमएफ इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। ठीक है, तो आर क्या है यहाँ पे, सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और स्मॉल आर जो है आपका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके दो रॉड है, एनोड और कैथोड। अब इसे क्या किया गया है, एक सर्किट से जोड़ा गया है जिससे हमारा आर रेजिस्टर जुड़ा है। आर रेजिस्टर जुड़ा है। मान लीजिए ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप जानते हैं करंट फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लीजिए एनोड का जो पोटेंशियल है, विभव है, वो V प्लस है और यहाँ पे V माइनस है। अब जब हम ईएमएफ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वह बल है जो बैटरी में तब दिखता है जब वो किसी भी सर्किट या किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं होता। यानी यहाँ पर आपके पास एक नॉर्मल सेल है जिसे किसी भी सर्किट या डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया गया है। उस समय उस सेल में जो आपका वोल्टेज होता है उसे आप ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि पहले ही हमने सर्किट से कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे ईएमएफ ई से अगर रिप्रेजेंट करे तो ईएमएफ होगा V प्लस V माइनस, यानी इन दोनों का जो सम होगा वही आपका यहाँ पे ईएमएफ कहलाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका, ये फ्लूइड या ये जो आपका सेल है इसमें होगा, जिसे आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें एक रेजिस्टेंस आपके सर्किट में, तो आप क्या जानते हैं, V बराबर I करंट फ्लो करती है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। V की बात करें तो यहाँ पे जो V होगा आपका, वो इसका आपका वोल्टेज होगा, या आप इसे ईएमएफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, I एज इट इज। R की बात करें तो R आपका ये रेजिस्टेंस सर्किट का प्लस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये फॉर्मूला आ जाता है, ईएमएफ बराबर I इंटू आर प्लस आर, जहाँ पे E रिप्रेजेंट करता है ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, I करंट धारा को रिप्रेजेंट करता है, R जो है सर्किट में जो आपका रेजिस्टेंस है उसे रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल r जो है आपके सेल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम धारा की बात करें, करंट की बात करें, तो अगर हम इसे A पॉइंट माने, B पॉइंट माने, ये C हो गया, ये D हो गया, तो करंट आपका A से B की ओर फ्लो करता है, A से B की ओर करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पे करंट यहाँ A से B की ओर सर्किट में फ्लो करेगा, लेकिन जब हम यहाँ पे लिक्विड में बात करें या सेल में बात करें, C से
डी की ओर करेगा, सी से डी की ओर करेगा, फिर ए, बी, फिर सी और डी। ठीक है, अब जब करंट इस सेल से फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है ये इस पे कुछ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगाएगा। इसी प्रतिरोध को जो कि सेल के द्वारा लगाया जाता है इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है या आंतरिक प्रतिरोध है इसको हम यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल आर जो है वो आपके सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से होता है, आप इसे नोट करें। अब यहीं से हम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट को समझे। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसे अब हम जानें। ठीक है, when there is a current present in a device or electrical circuit, when there is a current present, when there is a current present in the device or electrical circuit and there's a voltage drop in the source voltage or source battery is internal resistance। क्या कहा है, जब भी किसी डिवाइस में, किसी युक्ति में, किसी सर्किट में करंट जो होता है वो होता है तो जो आपका सोर्स वोल्टेज या बैटरी है उसमें भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण वहां पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो। इट इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल इन बैटरी और अदर वोल्टेज सोर्सेज। ये जो है आपका जो बैटरी है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है या जो भी आपका वोल्टेज सोर्स है उसके कारण ये उत्पन्न होता है। जब डिवाइस या विद्युत सर्किट में करंट मौजूद होता है और स्रोत वोल्टेज या स्रोत बैटरी में वोल्टेज की गिरावट होती है तो यह आंतरिक प्रतिरोध होता है। यह बैटरी या अन्य वोल्टेज स्रोतों में इलेक्ट्रोलाइटिक सामग्री के कारण होता है। तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके कारण होता है, जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसके। इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E माइनस R अपॉन I, और जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है इसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है E माइनस V अपॉन I। अब अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किसके कारण होता है, बैटरी के कारण। ठीक है, बैटरी के कारण उसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके कारण ये होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रिजल्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इन द बैटरी, यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बैटरी के रेजिस्टेंस के कारण होता है या बैटरी में जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है उसके कारण होता है। और द एक्यूमुलेशन इन द बैटरी, या जो आपके बैटरी में जो भी एक्यूमुलेट हो रखा है उसके कारण होता है। द इक्वेशन यूज्ड टू डिराइव दिस। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बैटरी में प्रतिरोध या बैटरी में संचय का परिणाम है। इसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त समीकरण V बराबर E माइनस IR ये। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, यानी श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में सेल। तो मान लेते हैं हमारे पास दो सेल है जिनका EMF E1 और E2 है। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2, दोनों को हमने सीरीज में लगाया है। अब इन दोनों को सीरीज में लगाया गया है और किस तरीके से लगाया है कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा। अब यहाँ पे हम
हम 3 पॉइंट ले लेते हैं ए, बी और सी, और करंट इससे फ्लो करता है, ठीक है, आई करंट इससे फ्लो होता है। अब यहां पर जो है, अगर हम बात करें जो आपका पहला ए और बी पॉइंट है, यहां पर अगर हम विभव अंतर की बात करें तो यहाँ पे विभव अंतर क्या होगा आपका, जो बैटरी का है वो, और किसका, माइनस आई R1, आई करंट जो फ्लो हो रहा है आर, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड की बात करें, E2 माइनस आई R2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों जो आपके पॉइंट्स है ए बी सी डी, तो ए बी और बी सी और फिर ए सी के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, विभव अंतर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पे आगे बढ़े। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, मान लें दो सेल है, जिनका ईएमएफ E1 तथा E2 है, और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस परिपथ से आई धारा प्रवाहित की गई है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए बी पॉइंट में आप लिखेंगे, ए बी बिंदु पर विभव अंतर ए तथा बी बिंदु पर, ए तथा बी बिंदु पर विभवांतर, ठीक है, वी ए बी, ठीक है। क्या होगा आपका, वी ए माइनस वी बी होगा, और कितना होगा, सेल कौन सा है पहला, E1 इसका क्या है, ईएमएफ है, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे होगा आपका E1 माइनस आई, ठीक है, यानी VBC, VB माइनस VC कितना होगा, E2 सेल जो है उसका ईएमएफ E2 है, माइनस आई R2, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने VA B और VBC का निकाला, अब हम निकालेंगे AC का, तो AC का निकालेंगे और इन दोनों को एक कंबाइन मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पे होगा इक्विवेलेंट, तो AC में क्या आएगा, A तथा C बिंदु पर विभव अंतर VAC, VA माइनस VC, ठीक है। VA माइनस VC कितना होगा, VA माइनस VB माइनस VB माइनस VC, नोट कीजिए इसे।
इसको यहाँ पे आप प्लस कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, रिजल्टेंट में दोनों ऐड होंगे तो आपके पास हो जाएगा VAC। E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, तो VAC हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस बाहर आ जाएगा IR1 प्लस IR2, तो VAC हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस I बाहर R1 प्लस R2, ठीक है। और अगर हम इसके लिए रिजल्टेंट सर्किट देखें तो रिजल्टेंट सर्किट के लिए जो है VAC जो होगा वो होगा इक्विवेलेंट प्लस माइनस IR इक्विवेलेंट, माइनस IR इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्वेशन 1 है और ये 2, दोनों को आप क्या करेंगे, इक्वेट करें, दोनों को इक्वेट करें, ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग 1 and 2, I इक्विवेलेंट सॉरी R इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट आपका क्या आएगा R1 प्लस R2 और इक्विवेलेंट आएगा E1 प्लस E2, ठीक है, नोट करें। अब इसी तरीके से अगर हम माने हमारी जो बैटरी है वो कुछ इस तरीके से जुड़ी है, ये बिंदु है, ये बिंदु है और ये C बिंदु है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों सीरीज में तो है लेकिन दोनों का नेगेटिव टर्मिनल आपस में जोड़ा गया है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो पहला है यानी VAB वो तो सेम होगा, ठीक है, VAB आपका सेम होगा, कितना था आपका VAB, यहाँ पे है E1 माइनस IR1, ठीक है। अगर हम VBC की बात करें तो यहाँ पे जो आपका E2 होगा वो नेगेटिव में आप ले, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस E2 माइनस IR2, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो VAC आपका आ जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है, माइनस IR1 प्लस R2, R1 माइनस ये प्लस, तो VAC आएगा E1 माइनस E2 माइनस IR1 प्लस R2, ठीक है, ये ऐसा आएगा। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आपका क्या होगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा और R इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में आपकी दोनों बैटरी पार्श्व में जुड़ी है यानी पैरेलली कनेक्टेड है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धारा एक नहीं बहेगी, धारा बटेगी, यानी अगर यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है
तो यहाँ पे जब ये E1 और E2 से पास होगी तो ये I1 और I2 करंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू बैटरी connected in parallel to each other. मान ले दो बैटरी ठीक है आपस में पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इससे I धारा प्रवाहित होती है जो I1 तथा I2 में बंट जाती है। यानी आपका हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोनों बैटरी से कि दोनों बैटरी में V का मान कितना होगा, या जो आपका EMF है वो कितना, या पोटेंशियल डिफरेंस। E1 और E2 क्या EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V1 और V2 के बीच में। पहले सेल के लिए विभव अंतर, ठीक है, यानी V1 V2 V1 V2 कितना होगा पहले सेल के लिए E1 माइनस I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। इसी तरीके से दूसरे सेल के लिए यानी V1 V2 E2 माइनस I2 R2। ठीक है, पहले सेल के लिए दूसरे सेल के लिए विभव अंतर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ठीक है इस तरीके से आ गया, अब इन्हें आपने I की टर्म्स में लिखी। ठीक है, विभव अंतर सेम होगा, आपको पता है जब हम जो है प्रतिरोध का भी कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि जब पैरेलली कनेक्ट होते तो V सेम हो, तो दोनों के लिए V हम ले लेंगे सेम V। अब इसे I1 और I2 की टर्म्स में लिख लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा I1 एज इट इज, ठीक है, E1 माइनस V, ये इधर चल जाएगा, I1 ऐसे रहेगा अपॉन R1। और इसी तरीके से इसके लिए हो जाएगा I2 बराबर E2 माइनस V अपॉन R2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। 2 और 3 को 1 में रखना। ठीक है, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in 1, I इक्वल्स टू हो जाएगा E1 माइनस
V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। तो I हो जाएगा E1 माइनस V इंटू R2 प्लस E2 माइनस V इंटू R1 अपॉन R1 R2। यहाँ पे I हो जाएगा E1 R2, एक साथ रख देते E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V बाहर ले लीजिए, माइनस V बाहर हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R1 R2। ठीक है, तो I की वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम इसे V की टर्म्स में लिखें तो कितना आएगा? V इक्वल्स टू, ठीक है, V इक्वल्स टू, V को इधर लिया है, I को इधर लिया। ठीक है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये हो जाएगा आपका इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, क्योंकि हमने इसे इधर लेके गए और इसे ये वाली टर्म इधर ले आए और ये फिर I के साथ आ जाएगी, यानी माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सॉल्व करेंगे, V इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसी का हम एक इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे, तो यहाँ पे हम दो बैटरी के जगह एक बैटरी लगा, तो VAC जो होगा वो आपका आ जाएगा, यानी लिखेंगे आप फॉर इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? V इक्वल्स टू हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट आपका आया है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और अगर हम बात करें R इक्विवेलेंट की, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, नोट करें। तो बच्चों, आज हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, साथ ही साथ हमने जैसे हम रेजिस्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ते हैं, यानी प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हमने सेल के संयोजन की बात करी और ये जाना कि इस केस में ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करनी है, आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।